लगातार चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि जिस तरह से सेंट्रल हॉल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माइनॉरिटी के हवाले से यानी मुसलमानों के हवाले से जो बात कही है वो जाहिर सी बात है उसका इस्तकबाल किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि क्या कथनी और करनी एक जैसी होगी। इससे पहले भी हम आपको बताएं कि पीएम मोदी मुसलमानों को लेकर इस तरह के बयान दे चुके हैं। सुनिए आप। मैं सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहां ये जो बातें आज हम कर रहे हैं वो कोई नई नहीं है। हमें कहा गया है, दुर्भाग्य है कि हम भूल गए हैं। घर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। रोजे का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है। जब वो खुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का यह अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा, इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है? पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो। कि सबकी तरक्की के लिए सबको साथ लेकर के चले, क्योंकि सारे मुल्क की तकदीर हर शहरी की तरक्की से जुड़ी है। क्योंकि मुल्क की खुशहाली से हर एक की खुशहाली वाबस्ता है। हजरात, आपकी इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूदगी इस बात का संकेत है कि आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाने के लिए आपके मन में कितनी ललक है, कितना जज्बा है। ये इस बात का भी प्रतीक है कि आपके जहन में युवाओं की तरक्की पर ही नहीं, उन्हें इंसानी उसूलों की तालीम पर भी तवज्जो है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। आज अगर आपको एक बड़ा मैंडेट मिला है तो कहीं ना कहीं उसमें माइनॉरिटीज भी आपको कंट्रीब्यूट करके आपको सत्ता तक पहुंचाया है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वरना तो आपने देखा कि जो तमाम पार्टियां थी जो मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात सिर्फ करती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आपने आज कहा है और करने की बात कही है और आपने बाकायदा ये बात कही है कि 1857 में मुल्क की आज़ादी में इनकी भी हिस्सेदारी रही है, इनको भी इनका हिस्सा मिलना चाहिए। का अभी बयान आया, अभी सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे मोदी जी को कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो बीजेपी को। और मुबारकबाद इसलिए भाई कि अब जो है ना देश को चलाने के लिए मोदी जी ने मेहनत करी है, सारी चीज़ें करी हैं। और जो उनका अभी बयान आया कि मुसलमानों को लेकर हम साथ चलेंगे, तो एक बहुत बड़ी बात है किसी भी देश की उन्नति और तरक्की के लिए। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, फादर होता है ना, फादर है ना, वो अपने घर को चलाने के लिए पूरी जद्दोजहद करता है ना। तो वो ये नहीं देखता मेरा एक बेटा कैसा है, बल्कि ये देखा जाएगा कि हमारे सारे जैसे कि पेरेंट्स अपनी औलादों को देखती है, ऐसी मोदी जी के लिए आज ये है कि आज देशवासियों को अपने सारे ऐसे देखें जैसे अपनी औलाद की तरह देखें।
तो खुले हाथों से इस्तकबाल किया है वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेंट्रल हॉल में, जिन्होंने बयान दिया, जो अपनी स्पीच दी उसका तमाम मुसलमानों ने, और अब उनको इंतजार है कि जो कहा गया है वो कब तक किया भी जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इतने सालों में डर की सियासत मुसलमानों को लेकर तो की ही गई है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ। ख्वाजा इफ्तिखार साहब की ये बात सच है कि हमेशा से मुसलमानों को लेकर एक डर की सियासत की गई, बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। हमारे पास, मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे एमपीज, एमएलएज, उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिन्होंने ऐसे ऐसे काबिल एतराज बयान दिए हुए हैं कि जिनको शायद यहाँ पर दिखाया भी नहीं जा सकता है। उसके साथ साथ कभी उनकी हुब्बुल वतनी को लेकर सवाल उठता है, कभी उनकी दाढ़ी को लेकर, टोपी को लेकर, कपड़ों को लेकर, खाने पीने को लेकर। तो एक ये जो डर पैदा हुआ है उसको किस तरह से दूर किया जाएगा? देखिए, डर के दो पहलू हैं। पहला डर तो ये है कि डर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान के अंदर न कभी डर था, न डर है, न डर रहेगा। खौफ मुसलमान के अंदर सिर्फ अल्लाह का होता है और इसके अलावा किसी का नहीं होता। हकीकत ये है कि तमाम सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात को अच्छी तरह समझती थीं कि हमें एक ऐसी हिकमत अमली पर अमल करना है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का इस कदर खौफ दिलाया जाए कि हमें बराबर हम वोट मिलता रहे, इक़्तिदार हमारे पास मुतवातिर चलता रहे, और किसी भी सूरत में कोई ऐसी ज़मीन न बन जाए जिसमें कि मुसलमानों का एक तबका। लेकिन ये बताइए, पूरी बात कहने दीजिए, मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, मुझे ये तो बताइए कि अगर उन्होंने डराया तो बीजेपी ने उनमें यकीन दिखाने के लिए क्या किया? मैं आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। ये कोशिश की जाती रही कि भाई किसी भी कीमत पर कोई जमीन ऐसा न बन जाए कि जिसमें जमहूरियत के अंदर एक तबका मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाए। जिन लोगों ने कोशिश की उन लोगों को मिल्लत फरोश, उनको जमीन फरोश, उन्होंने इतने पैसे खा लिए, उन्होंने उतने पैसे खा लिए, उनको मलऊन किया गया माशरे में, उनको मतऊन किया गया माशरे में, उन पर जुमले कसे गए, उनको जो है सब कुछ किया गया। एक पहलू ये रहा। लिहाजा जब किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि बुशरा तालियां दोनों हाथ तरफ से बजती हैं, हम मुसलमान हमेशा तुमने ये नहीं किया, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, हम कंडीशंस करते हैं जैसे कि हम जो हैं वो हमको डिक्टेटर हैं, सामने वाला रिसिपेंट है उसका कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, तब मैं आपके बारे में सोचूंगा। हकीकत ये है कि ताली दो हाथ से बजती है। हमने पहली बात तो ये हमारे यहाँ पहल कम की गई, और जब पहल की गई तो उस पहल को हमेशा मलऊन और मतऊन बनाया गया। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आपने जो तक तो नहीं दिया क्या? अब आपने जो बात कही है कि क्या इनकी तरफ से कोशिश हुई, मैंने पिछली दफा आपके प्रोग्राम में कही, पहली दफा ये बात कही थी और फिर दोबारा मैं उसको दोहराता हूँ। देखिए, जमीन हमने भी कोशिश नहीं की, जो कोशिश की वो नाकाम कोशिश रही। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, अटल जी के ज़माने में बड़ी मजबूत कोशिश हुई। आप समझिए कि अटल जी ने 3 लाख उर्दू टीचर्स का बाज़ाब्ता किशनगंज के अंदर ऐलान किया। लेकिन पूरी बात तो सुन लीजिए, अरे पूरी बात तो बुशरा जी सुन लीजिए ना। उस वक्त 2002 खा गया, ये एक सच्चाई है। 2002 के गुजरात के फसादात ने वो तमाम कोशिशों पे पानी फेर दिया। पिछले 5 साल में लिंचिंग ने तमाम मामलात के ऊपर पानी फेर दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त अब अगर दोबारा से इतनी वाज़ेह तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है तो हमें उस पर भरोसा कर लेना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। अब जहाँ तक अब तक की ज़मीन का ताल्लुक है, इससे किसको इनकार होगा कि अगर ईमानदारी से कोशिश की गई होती और ईमानदारी से ज़मीन हमको दी गई होती तो यकीनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मुसलमानों का तबका चला जाता। लेकिन आखिरी बात यह कि 14% मुसलमान ने इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लिहाजा उस 14% का भी उस पर हक बनता है और हिंदुस्तान के मुसलमान का भी हक बनता है। आखिरी बात कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपसे मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पिछले टर्म में आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, आज जो अगला ये 5 साल का आपको टर्म मिला है, अगर आपने जो बात अपनी ज़मीन को सामने रखकर जो बात कही है, जो बयान दिया है, अगर आप इस पर जो है पूरी तरीके से इस पर आमिल हुए और इस पर आपने अमल किया तो ये मुल्क जो है स्टेट्समैन बना देगा आपको जो है। और मैं समझता हूं कि कोई भी वजीर आजम किसी स्टेज पे स्टेट्समैन बनना चाहता है। जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का मुसलमान तो मुलायम सिंह जो लखनऊ के चौराहों पर ढाबों पर बैठकर चाय पीते थे, जब उन्होंने ज़रा सा उनको सहारा दिया तो उन्होंने हिंदुस्तान की वज़ारत उज़्मा की गद्दी तक पहुँचाने का काम कर दिया। ये मुसलमान ऐसी कौम है कि ज़रा सा इसकी तरफ बढ़िए और 2 बातें कर लीजिए, इसके मजहबी
जज्बात का ख्याल करिए और इसके साथ में एक तमीज़ के साथ, एक तहजीब के साथ में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया जाए तो माहौल में बड़ी बुनियादी तब्दीली पैदा की जा सकती है। जी गुलरेज साहब, मुझे बताइए कि आपका एक फ्रिंज एलिमेंट भी है, जो फ्रिंज नहीं, मैं अब उसे मेन स्ट्रीम कहूंगी, जो लगातार इस तरह की हरकतें करता है जिससे अगर जब मुसलमान यकीन करने लगता है तो फिर से वो अपना यकीन वापस उसका चला जाता है कि शायद नहीं, ये पार्टी उनके लिए नहीं है। अगर हम रैलियों के दौरान भी देखें, हम इलेक्शन के दौरान भी देखें तो एक तरह से नफरत की सियासत की गई, उनके नाम पर वोट मांगा गया, किस तरह से अलग अलग जगहों पर ऐसी बहुत सारी तकरीर हैं। मुझे ये बताइए कि ये तमाम चीजों को दरकिनार किस तरह से किया जाए, और आप ये भी तो बताइए कि क्या मुसलमानों की सियासी भागीदारी बीजेपी के लिए अहमियत नहीं रखती है कि उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया और फिर आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात भी करते हैं? देखिए बुशरा, सबसे पहली बात तो ये जो आप फ्रिंज एलिमेंट की और जो उल्टे सीधे बयानात की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री महोदय ने ताकीद की, आपने यदि पूरी स्पीच सुनी हो तो। दूसरी बात, जहां तक पार्टी का विषय है, इस प्रकार का कोई भी वक्तव्य आता है तो मुझे ये बात पता है कि पार्टी किस तरह से उनको फटकारती है। और आप ये देखिए कि किस प्रकार का किसी ने वक्तव्य दिया, क्या वो गलत अमल कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पार्टी दबा देती है उसको अच्छी फटकार देती है, उसको आगे के कॉन्सिक्वेंसेस से भी आगाह कर देती है कि यदि आप कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत की बात है गुलरेज साहब, ये हिम्मत आती कहां से है ऐसा करने की? बुशरा, आप ये बताएं मुझे कि जब इमरजेंसी लगी थी उस समय मिस्टर शर्मा हुआ करते थे दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, जो कि कांग्रेसी थे, ठेठ कांग्रेसी थे, और संजय गांधी और इंदिरा गांधी के खास थे। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि जब बुलडोजरिंग चल रही थी कि मैं दिल्ली को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। तो इस प्रकार के एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, लेकिन उस समय किसी ने उनका विरोध नहीं किया था। यदि हमारी पार्टी का कोई भी बंदा एक भी टिप्पणी करता है, आप तो उनसे अलग होकर आप तो हुकूमत कर रहे हैं। गुलरेज साहब, आप उनसे अलग हैं, इसीलिए आपको दोबारा से चुनकर भेजा गया है और पहले से ज्यादा मैंडेट से भेजा गया है। आप उनसे अलग हैं। बुशरा, मुझे एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा मैं आपको। 2014 से लेकर 2019 में तक क्या सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है इस देश में, विशेषकर मुसलमानों के लिए, आप देखिए कि आप कांग्रेस का जो कार्यकाल था 2004 से 2014 तक, आप प्रतिदिन अखबार खोलकर देखते तो एक ना एक मुसलमान बच्चे का नाम आता, गरीब बच्चे का, जिसको दिखाया जाता ये आतंकवादी है। वह सब खत्म हो गया। मतलब आप देखिए उस 10 साल के यूपीए के कार्यकाल में एक तरह से मुसलमानों का सर पर ठप्पा लगा दिया था मेड इन अल-कायदा का। आप देखिए कि ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। मोदी राज में, भाजपा राज में ये बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आप एक शोध कर लीजिए चाहे तो, आप प्रतिशत उठा के देखें, भाजपा प्रशासित जितने भी राज्य होते हैं वहां पर, और जो कांग्रेस और दूसरे दलों के शासित राज्य होते हैं वहां जेलों में मुसलमानों का अनुपात देखिए, हमेशा आपको भाजपा शासित प्रांतों में कम मिलेगा। यहां तक कि जो नौकरियों का भी सिलसिला है, आप गवर्नमेंट जॉब्स में प्रतिशत मुसलमानों का अधिक होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। अब जहां तक की बात है, प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने बिल्कुल पल्स पे स्ट्राइक किया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा दशकों तक चला है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के विषय में कि मुसलमानों ये अगर आ गए तो गुलरेज साहब, लेकिन आप तो उन्हें वोट ही नहीं मांगते हैं। गुलरेज साहब, लेकिन आप तो उन्हें वोट ही नहीं मानते हैं। मुसलमानों के जहन में तो ये बात है कि एक पार्टी ने उन्हें वोट बैंक बनाया, दूसरी पार्टी ने उन्हें वोट मानने से इनकार कर दिया। कई बार इस तरह के आपके लीडर बयान देते हुए नजर आए हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है मुसलमानों के वोट की। हम ये बात सच है, हम वोट नहीं मानते, हम उनको इंसान मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, क्योंकि जो लोग वोट मानते हैं उन्होंने दशकों में क्या स्थिति कर दी। लेकिन मैं हमेशा खुल के बात बोलता हूँ, बड़ी कड़वी होती है। जब ईवीएम्स में नंबर्स आते हैं, कई बार, इस बार तो अच्छे आए हैं, परंतु जब हम लोग बैठे रहते हैं, हम 2-2 महीने उस क्षेत्र में, मुस्लिम क्षेत्र में कार्य करते हैं, और जब वोट नहीं पड़ते हैं तो हमको भी तकलीफ होती है। इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात को स्ट्राइक किया, विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। मैं आपके पास लौट रही हूं। क्योंकि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाली शक्तियां थी वो तो जमींदोज हो चुकी हैं।
देखिए आप देखते हैं कितना प्रोपेगेंडा करते हैं। देखिए अपनी बात, देखिए उसरा जी, ये है कि राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से मुसलमानों को डराती है, धमकाती है, उसको अकॉर्डिंग उसको कैश करती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो। शिवसेना को ही देख लीजिए, शिवसेना वो तो खुद इस चुनाव में शिवसेना जो कही कि हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, तो या कांग्रेस को ही देख लीजिए, कांग्रेस राहुल गांधी गुजरात जाते हैं तो मस्जिद नहीं जाते हैं, लेकिन कर्नाटका जाते हैं तो मस्जिद उनको याद आ जाती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम परस्त होने की बात कही जाती है। मैं आपकी बात पे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप ये देखें कि इस पूरे, अगर आप पूरे चुनावी अभियान के दौरान आप ये देखेंगे कि कहीं पर भी किसी मुस्लिम मोहल्ले में या मुसलमानों का नाम अपने नाम से जो मुस्लिम परस्त सो कॉल्ड मानी जाती है पार्टी, उसने नहीं लिया है। देख, मैं वही चीज बता रहा हूँ कि आप यदि गुजरात में देखेंगे, कांग्रेस सबसे बड़ी अपने आप को हिमायती मानती है मुसलमानों की, लेकिन आप गुजरात में देखिए कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया। यदि आप गुजरात में 26 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, आप देखिए मुसलमानों को आपने कितने टिकट दिया। तो एक तरफ आप हिमायती दिखाते हैं, एक तरफ आप सच्चर कमेटी गठित कर देते हैं, लेकिन क्या सच्चर कमेटी को रिकमेंडेशन को मानते हैं? आप राजनीतिक भागीदारी कितने देते हैं लोगों को? जब तक मुसलमान जब तक एडुकेट नहीं होंगे तो वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी। तो हर पहलुओं को देखने की जरूरत है। हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं इसमें राजनीति करते हुए नजर आ रही है और अपना फायदा देखती है। चाहे आप हैदराबाद के एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, वो क्या करते हैं, वो अपने बयानबाजी से कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराने का काम करते हैं कि ये फलना पार्टी आ जाएगी तो ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी डर का फैक्टर दिखा के, ये उधर भी होता है, वो ये भी होता है, मुसलमानों का नाम लेके उधर भी डराया जाता है, हिंदुओं को भी डराया जाता है। ऐसा नहीं है, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है, दोनों तरफ इसी तरह की डर की सियासत की जाती है। और सेंटर में जो है वो सिर्फ मुसलमान होता है। मुसलमान एक पॉपेट, एक कठपुतली बनकर रह जाता है। वो जिस हिसाब से जो चलाना चाहता है उस हिसाब से वो उसको चलाता है, और उसमें उसका कोई फायदा नहीं होता है। मैं भाजपा की तरफ से नहीं, मैं बीइंग अ मुस्लिम एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हम में भी एक कमी रही है, बीइंग अ मुस्लिम कह रहा हूँ। हाँ, ये बात कि हम सबको सेक्युलर बनाना चाहते हैं, परंतु जब अपने पर आती है तो हम कितने सेक्युलर हैं, हमको इस अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। और जो हमारे साथ मौलाना साहब, गुलरेज साहब, अगर आप एक मुसलमान की हैसियत से बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत ताज्जुब है कि आप ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि वो कितने सेक्युलर हैं। आप ये देखें, ये देश अब्दुल हमीद का देश रहा है, ये देश अब्दुल कलाम का रहा है, ये देश बिस्मिल्लाह खां का रहा है, जो मस्जिद जाने से पहले मंदिर जाते थे। ये अब्दुल हमीद का देश रहा है, जो पाकिस्तान के तोप में खुद को उड़ा दिया था अपने देश के एकता के लिए। तो ये हमेशा मुसलमानों से एकता और ये देशभक्ति का सवाल क्यों किया जाता है, मुझे आश्चर्य होती है। बिल्कुल। और नहीं, आप ये देखिए कि नहीं गुलरेज साहब, आप ये भी देखिए कि मुसलमान चुनकर जिनको भेजता है वो मुसलमान नहीं होते, वो ज्यादातर हिंदू होते हैं। वो मुसलमान ने हमेशा अपने क़यादत जो है हिंदुओं को दी है। फैक्ट ये भी है कि जो मुसलमान सांसद चुन के भी जाते हैं वो मुसलमानों के हित के आवाज नहीं उठाते हैं। चाहे कहीं भागलपुर दंगा हो, आप देखिए बिहार में भागलपुर दंगा हुआ, क्या हुआ भागलपुर दंगा में जो कमेटी बनी, क्या हुआ उसका, कौन दोषी थे, क्या कल्प्रिट जेल में गए? बिल्कुल नहीं गए। तो ये जो मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव जीत के भी आते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों का आवाज और मुसलमानों का जो व्यथा है उसको क्या पार्लियामेंट में क्या उठाते हैं? गुलरेज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। शमूल कासमी साहब जी, लेट मी कंप्लीट। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषकर हमारे जो मदारिस है वहां पर हमको सेक्युलर एजुकेशन मुसलमानों को देनी होगी। मेरा दिल जब रोता है जब मुझे मुसलमान बच्चे दिखते हैं जिनकी जो तालीम है जैसी होना चाहिए, जो सेक्युलर एजुकेशन दूसरों को मिलती है वैसी उनको नहीं मिलती है, और जब वो नहीं मिलती है तो उनको बरगलाना बहुत आसान है। यही तो आपकी जिम्मेदारी है। यही यहाँ पर आप आपकी बात की लेकिन यहाँ पर आप उसूल तौर पे गलत है। मदारिस में सिर्फ 4% बच्चे पढ़ने जाते हैं, 96% मुसलमान बच्चे सेकुलर एजुकेशन ही लेते हैं। लिहाजा इस बात को जो है जनरलाइज मत करिए इस चीज को। जो लेकिन वो बातें अपनी जगह है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। आप पढ़ने जाते हैं तो वो माहौल भी। चलिए शमूल कासमी साहब, मुझे बताइए कि हमने देखा कि 5 सालों में लगातार जो है एक मोदी फोबिया बनाया गया, और हमने देखा कि उनको बहुत बुरा भला भी
कहा गया, गालियां तक भी दी गई। क्या आपको लगता है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो हमने देखा कि जितना आप मोदी को बुरा भला कहेंगे, जितने उन्हें अलग अलग गालियों से नवाजेंगे या कुछ भी आप उनको कहेंगे, वो उतने ही बड़े होकर अगली बार आएंगे। क्या आपको लगता है मुसलमानों को इससे भी अब सीख लेने की जरूरत है? देखिए बुशरा, मैं बता दूं कि मुसलमान अगर वो मुसलमान हैं तो वो ना किसी के बहकाए में आ सकता है, ना वो गुमराह हो सकता है, ना वो ख़राब हो सकता है और ना ही वो विचलित हो सकता है। जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया, और ये तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने कुछ नेक काम किए हैं कि वो सफलता की तरफ बढ़े हैं। इन्होंने क्या किया, ये जिस वक्त राम मंदिर से लेकर के और सच्चर कमेटी तक और ये 2019 तक आप सारी पार्टियों को देख लीजिए, वो लोग गए और मुसलमानों को उन्हीं पार्टियों ने अनटचेबल बनाने का प्रयास किया। उनके वोट मांगे जा करके और उन्हें अपने पास भी नहीं लगाया। यानी चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, मैं हैरत ज़दा हूँ कि इन्होंने इस तरह से मुसलमानों को इमोशनल बनाने की कोशिश की। और आज वो दौर आ गया है कि मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी आपने कोई अच्छे काम किए हैं, और मैं क्योंकि आरएसएस की बैकग्राउंड और बीजेपी की बैकग्राउंड, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बैकग्राउंड जो होगी वो जब देश पर आधारित होगी तो उसका काम यही होगा कि उन्हें जोड़ने का काम करना चाहिए। और उस जोड़ने की तरफ जब आज चले हैं तो कांग्रेस ने तो उस जमाने के अंदर ये बताने की कोशिश की थी कि देखो हमने इन्हें लाके खड़ा कहां कर दिया। वो सच्चर कमेटी बना करके साहब ये भी तो सोचने की जरूरत है। आप ये सोचिए कि अगर ऐसा है तो फिर भी क्यों नहीं, अगर इतना ही खराब सब कुछ रहा तो मुझे ये बताइए कि फिर भी बीजेपी अपनी तरफ मुसलमानों को राग़िब करने में नाकाम क्यों रही, और क्यों अभी तक भी मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है? नहीं, वो नाकाम नहीं है, मैं आपको बता दूं नाकाम नहीं है। अभी इन्होंने देखिए भाई, आप स्टूडियो में बैठकर यहाँ गारंटी नहीं ले सकते ना। आप ये देखें कि आप कितने % लोगों ने वोट किया, एक टिकट मुसलमान को नहीं दिया गया, तो आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं? देखिए टिकट की बात मैं आपको बता दूं कि एक प्रोग्राम में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी थे। उन्होंने एक बात कही और वो मुझे लगी कहीं कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा हम ये नहीं देखते कि ये कौन है, माइनॉरिटी है मेजॉरिटी नहीं, बल्कि ये देखते हैं कौन सीट निकाल के ला सकता है। मेरिट की बेस पर हम टिकट देते हैं और मुझे ऐसी आशा है कि अब ऐसे लोग निकल कर के आएंगे। ठहरो मुशरा जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। ये क्या हाथ बार बार पूरी बात तो ये हाथ इस तरह जरा थोड़ा सा ओके अपनी बात रखिए। आदमी जो जहन में आता है वो निकल जाता है। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश की। मुसलमान और हिंदू इस देश का दोनों बहुत प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हम सदियों से साथ रहते आए हैं और सदियों से साथ रहते आए हैं, साथ रहेंगे। हमने 1857 के अंदर साथ रह करके लड़ाई लड़ी, 1947 तक हमने अंग्रेजों को यहां से निकाला, और 2019 में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज मोदी जी ने जो काम किया है, जिस हिकमत अमली के साथ वो शख्स आया है, मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर वो ये हिकमत अमली ना अपनाते, उन्होंने गालियों को भी अपने लिए हथियार बना लिया। अब आप बताइए कि क्या ये मुसलमानों को सिर्फ खुश करने के लिए उन्हें जो गालियां दी हैं और जिस तरह से उन्हें इन्होंने, क्या मैं बताऊं कि 25,000 फसाद हुए इस देश में, 10 लाख मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं उन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के अंदर। उनका कहीं जिक्र नहीं होता। अभी भागलपुर का जिक्र है, जितने शहर हैं इस हिंदुस्तान के अंदर उन सब के अंदर फसाद हुआ। मुरादाबाद से लेकर के मेरठ से लेकर के भिवंडी, कोई स्टेट बचा हुआ नहीं है जहां हजारों मुसलमान न मार दिए गए हों। 1987 के अंदर घरों से पीएससी ने उठा करके मल्याना के नौजवानों को मार दिया, गुलरेज जैसी उम्र के नौजवानों को मार दिया। आज मुझे खुशी है कि कम से कम अब लोग नौजवान ये निकल करके आए हैं, मध्य प्रदेश में ये काम कर रहे हैं और अदर जगह पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे और अब मुझे उम्मीद है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि हमें अपने नेशन से
कितना प्यार करना चाहिए हिंदू और मुसलमानों को, और जिस तरफ मोदी जी बढ़े हैं उनका विश्वास करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो लोग जो उन्हें कमजोर करना चाहते हैं वो खुद कमजोर हो जाए। जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम का विश्वास जीते, ना कि जनता की जिम्मेदारी होती है कि वो नेता का विश्वास अगर वो विश्वास न जीतते तो दूसरी बार नहीं आ सकते थे। एक बात है, यदि प्रधानमंत्री यदि नरेंद्र मोदी जी को राजनीतिक लाभ लेना होता तो चुनाव में इसके पर चर्चा करते। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत होने चाहिए। यदि बिल्कुल आपने देखा ऋषि साहब, आपने देखा कि किस तरह से लोग खुले हाथों से वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, तमाम लोग समाज के किसी वर्ग को छला गया है। रियली में 55 सालों में देख लीजिए आप, चाहे सरकार का जो सरकारी कर्मचारी है उनका अनुपात देख लीजिए, जुडिशरी में देख लीजिए, प्रशासनिक सेवा में देख लीजिए, जो मुसलमानों का जनसंख्या है और उसमें उनकी जो भागीदारी है बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है बीजेपी के नुमाइंदे से, क्या सचर कमेटी के रिकमेंडेशन को बीजेपी जो अगली सरकार आ रही है क्या उनको लागू करेंगे कि मुसलमान के रियली में जो विकास के प्रधानमंत्री साहब आपने बात तो कह दी है, वजीर आजम ने तो सचर कमेटी रिकमेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बात गुलेर साहब जवाब दीजिए। हाँ, केवल सच्चर कमेटी ही एक चीज नहीं है। यदि आप पॉलिसीज को सही में बिना किसी के भेदभाव किए आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो सभी के लिए हो रहा है उसमें मुसलमान का भी लाभ हुआ। उस समय अरुण जेटली जी सपोर्ट किए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन समाज का जो कमजोर तबका होता है उसे स्पेशल ट्रीट किया जाता है, उसका हाथ पकड़कर ऊपर उसे लाया जाता है अलग से। अरुण जेटली जी 2006 में सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन का स्वागत किए थे, तो मुझे उम्मीद है क्या इस कार्यकाल में अब जो कहा गया है क्या वो किया भी जाएगा, ये भी देखना बेहद जरूरी है। गुलेर साहब मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, माफ कीजिएगा मुझे सबको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। हमले से कहना चाहेंगे कि वो उन्हें माफ कीजिएगा मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही।